नमस्कार, मैं हूं गौरव दुबे और स्वागत है आपका टीजीएस के इस खास अंक में जिसका नाम है इतिहास। अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं तो साल 1889 में ऑस्ट्रिया के ब्राउनो आमीन गांव में जर्मनी सरकार में कस्टम ऑफिसर पद पर तैनात रहने वाले अलोइस हिटलर, उनकी बीवी जो कि एक हाउसवाइफ थी क्लारा हिटलर के घर शाम को ठीक 6:30 बजे दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह का जन्म होता है। जी हाँ, उनका नाम रखा गया अडोल्फ हिटलर। अलोइस हिटलर बड़े ही कड़े स्वभाव के और ईमानदार कस्टम ऑफिसर माने जाते थे उस डिपार्टमेंट के। अडोल्फ हिटलर में भी वही सारी खूबियां चाहते थे, जिसके कारण बचपन से ही हिटलर को एक कड़े डिसिप्लिन में रखा जाने लगा और ये चीज समय के साथ हिटलर को और जिद्दी बनाने लगी, या यूं कहे कुदरत का खेल अपनी चरम पर था। हिटलर में ज्यादा जिद बढ़ जाने के कारण कई बार उनके पिता ने उनकी पिटाई भी की थी, लेकिन इससे हिटलर पर और गहरा असर पड़ने लगा, या यूं कहे तो उल्टा असर पड़ने लगा। उनकी जिद उनके अपने ही पिता के खिलाफ क्रांति में बदलने लगी और हिटलर को कस्टम ऑफिसर ना बनना पड़े, इसलिए वो खुद से पढ़ाई में फेल होने लगे। और यहाँ हिटलर को और बड़ा धक्का तब लग जाता है जब हिटलर केवल 11 साल के थे और उनके छोटे भाई, परिवार में हिटलर के लिए सबसे प्रिय और सबसे पसंदीदा इंसान एडमंड की मृत्यु हो जाती है। ये हिटलर के क्रांति भरे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाता है। हिटलर की रुचि शुरू से ही जर्मन नेशनलिज्म में थी, जबकि वो ऑस्ट्रिया में रहते थे। हिटलर का बचपन कई गहरी समस्याओं से गुजरा और छोटे भाई की मृत्यु के 2 साल बाद जब हिटलर 13 के हुए तो उनके पिता अलोइस हिटलर की भी मृत्यु हो गई। अब घर में केवल अडोल्फ हिटलर और उनकी माताजी बची, लेकिन अडोल्फ हिटलर खुद को अब पहले से ज्यादा स्वतंत्र महसूस करने लगे और ऐसे में उन्होंने पेंटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एप्लीकेशन किया, लेकिन एप्लीकेशन फेल हो गया क्योंकि कुदरत हिटलर के लिए कुछ अलग तैयारी में लगा था। फिर भी हिटलर ने हार न मानते हुए दोबारा फिर से आवेदन किया, फिर असफल रहे। उन्हें बताया गया कि उनके अंदर पेंटर बनने के टैलेंट नहीं है। इसी बीच हिटलर को अपने जीवन का एक और बड़ा धक्का लग जाता है। दिसंबर 1907 में हिटलर की मां क्लारा का देहांत ब्रेस्ट कैंसर के कारण हो जाता है। हिटलर के लिए उनकी मां बहुत प्रिय थी और इस घटना ने उन्हें पूरा तोड़ दिया। मां की मौत के बाद हिटलर वियना चले गए और अपने साथ ले गए भूख, गरीबी और बेघरपन। यह साल 1909 था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अभी दुनिया का सबसे क्रूर शासक बनना था, वह वियना की सड़कों पर भटकने लगा और होमलेस शेल्टर में जैसे तैसे करके रातें बिताने लगा। कभी वह पेंटिंग तो कभी पोस्टकार्ड बनाकर थोड़ा बहुत पैसा कमाता, जो उसके खाने भर के लिए भी ठीक से नहीं होता था। लेकिन इस दौरान उसने जीवन की कठिनाइयों को करीब से देखा और शायद यह भी एक कारण बना जिसने उससे मन में एक गहरी कट्टरता विकसित हुई, क्योंकि वियना एक मल्टीकल्चरल सिटी थी जहां कई अलग जातियों और समुदायों के लोग भी रहते थे। वह मानने लगा था कि यहूदी व्यापारियों और अमीर लोगों के कारण उनके जैसी गरीब जनता का ये हाल हो रहा है। उसने वहां राजनीतिक विचारों को पढ़ना शुरू किया और जर्मन नेशनलिज्म को अपनाया। वह पैन जर्मनिज्म में विश्वास करने लगा और कहता था कि सभी जर्मन बोलने वालों को एक ही देश में रहना चाहिए। साल 1913 में हिटलर ने वियना छोड़ दिया और जर्मनी के म्यूनिख शहर चला गया। उसने वहां ऑस्ट्रियाई सेना में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे अनफिट कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता। अब तक हिटलर का जीवन पूरी तरीके से डायरेक्शन लेस हो चुका था, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल हिटलर बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी। 28 जुलाई 1914 यूरोप युद्ध की आग में जल रहा था। जर्मनी ने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया था। इसी बीच एक फेल हुए पेंटर ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए खुद को प्रस्तुत किया, लेकिन यह वही हिटलर था जिसे ऑस्ट्रेलिया की सेना ने अयोग्य कहकर रिजेक्ट कर दिया था। फिर भी वह जर्मनी के लिए मरने मारने को तैयार था। आखिरकार उसे बवेरियन रेजिमेंट में भर्ती कर लिया गया और अब तक निराशा, असफलताएं और अपमान उसके भीतर दबे ज्वालामुखी की तरह उबल रहे थे और इस युद्ध में उन्हें विस्फोट का मौका दे दिया। 1914 में हिटलर को फ्रांस और बेल्जियम के युद्ध क्षेत्रों में भेजा गया, जहां उसे मैसेंजर का काम सौंपा गया, जो सबसे खतरनाक काम था। ठीक वैसा ही जैसा बॉर्डर मूवी में आपने अक्षय खन्ना को वायरलेस माइक के साथ देखा होगा। उसके साथियों को वह एक अनुशासित लेकिन सबसे अलग रहने वाला लगता था। हिटलर की ऐसी बहादुरी देख 1914 में उसे फर्स्ट क्लास का आयरन क्रॉस दिया गया, जो जर्मन सेना का एक सम्मान था।
जो आमतौर पर बहुत कम सैनिकों को मिलता था। लेकिन उसके साथियों को बहुत अजीब लगता था कि हिटलर ने कभी किसी महिला, परिवार या निजी जीवन की कोई बात नहीं की। वह केवल जर्मनी, युद्ध और राष्ट्रवाद की बातें करता। लेकिन हिटलर के जीवन में अभी भी कई झटके आने बाकी थे। साल 1914 में हिटलर ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ रहा था, जब एक ग्रेनेड विस्फोट में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे कुछ महीने अस्पताल में बिताने पड़े, लेकिन यह समय उसकी सोच को और एग्रेसिव बनाने वाला था। उसने अस्पताल में राष्ट्रवादी नेताओं और यहूदी विरोधियों की किताबें पढ़ना शुरू कर दी। उसने अपनी शारीरिक चोट को तो ठीक कर ली, लेकिन उसके दिमाग को हमेशा के लिए जहर दे दिया। हिटलर युद्ध में दोबारा गया। 1918 में जर्मनी युद्ध हारने की कगार पर था। इसी दौरान लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने घातक मस्टर्ड गैस छोड़ी, जिससे हिटलर फिर से जख्मी हो गया और इस बार उसकी आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली गई। उसे फिर से अस्पताल भेजा गया, लेकिन जब वह ठीक हुआ तो सबसे भयानक खबर उसका इंतजार कर रही थी। जर्मनी युद्ध हार गया था। नवंबर 1918 जर्मनी ने आधिकारिक रूप से हार मान ली और ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत उसे भारी जुर्माना और अपमान सहना पड़ा। यह खबर सुनते ही हिटलर क्रोध और अपमान से जल उठा। उसे यकीन था कि यहूदियों और गद्दारों ने जर्मनी को अंदर से खोखला कर दिया और उन्हीं ने जर्मनी को हराया। हिटलर पार्टी की एक बैठक में गया और जैसे ही हिटलर बोलना शुरू करता है, लोग उसके रिवॉल्यूशनरी आइडिया को मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने हिटलर को अपने पार्टी में शामिल होने का न्योता भी दे दिया और अब वह सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि नेता भी बन रहा था। हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी को एक नई पहचान दी और उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे अब नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, और उसे स्वास्तिक का चिन्ह चुना, जो शक्ति और गौरव का प्रतीक था। हिटलर के एग्रेसिव स्पीच के कारण नाजी पार्टी तेजी से लोकप्रिय होने लगी थी। हिटलर के पास बोलने का करिश्मा और जुनून के साथ साथ एक अपमान था जिसका वह बदला लेना चाहता था। लोगों को उसमें एक नया हीरो दिखने लग गया था। 9 नवंबर 1923 को हिटलर ने बियर हॉल नामक विद्रोह शुरू कर दिया। उसका प्लान था बवेरियन सरकार को उखाड़ फेंकना और फिर दूसरे जर्मनी पर नियंत्रण पाना। हिटलर और उसकी समर्थक बंदूकें लेकर म्यूनिक की सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विद्रोह को कुछ ही घंटों में कुचल दिया गया और हिटलर को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लग रहा था इस पागल आदमी की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह गिरफ्तारी उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हिटलर को देशद्रोह के जुर्म में 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जेल में उसने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, मेन काम यानी मेरा संघर्ष। इस किताब में उसने अपने सपने, विचारों और जर्मनी को फिर से महान बनाने की योजना को लिखा। 1 साल बाद ही हिटलर को रिहा कर दिया गया, लेकिन जब वह जेल से बाहर आया तो वह पहले वाला हिटलर नहीं था। अब वह एक सैनिक नहीं था बल्कि राजनीतिक रणनीतिकार बन चुका था। अब वह हथियारों से नहीं बल्कि कानून और राजनीतिक से सत्ता हासिल करना चाहता था। हिटलर जेल से आने के बाद देखता है नाजी पार्टी बिखर चुकी थी। कई नेता हिटलर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। वे और समझ गया था कि सीधी क्रांति नहीं हो सकती, उसे लोकतंत्र के जरिए सत्ता हथियाने की जरूरत है। उसने नाजी पार्टी को दोबारा संगठित किया, बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों से चंदा इकट्ठा करना भी शुरू किया। उसने प्रोपेगेंडा को अपना हथियार बना लिया। नाजी झंडे, पोस्टर, रेडियो और अखबारों से जनता का दिमाग बदलने लगा। उसने जर्मनी की कमजोर अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का इस्तेमाल करके लोगों को गुस्सा और नफरत से भर दिया, क्योंकि अब वह क्रांति नहीं करना चाहता था बल्कि चुनाव जीतना चाहता था। 1929 दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक तबाही का साल। अमेरिका में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, जिसका असर जर्मनी पर भी पड़ा। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, बैंक बंद हो गए और भुखमरी फैलने लगी। जर्मनी के लोगों की नफरत अपनी सरकार के खिलाफ और चरम पर पहुंच गई। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हिटलर ने कहा, मैं जर्मनी बचा सकता हूं, मुझे सत्ता दो और मैं तुम्हें संकट से बाहर निकालूंगा। इस वाक्य ने मानो नाजी पार्टी का जादू चलने लगा। अब हिटलर के पास जनता का समर्थन था, पैसा था और एक मजबूत संगठन था, लेकिन सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अभी भी आखिरी कदम चढ़ना बाकी था। 1932 में जर्मनी के राष्ट्रपति के चुनाव हुए। हिटलर ने जर्मनी के युद्ध नायक पॉल वैन हिंडनबर्ग के खिलाफ चुनाव लड़ा। हिटलर हार तो गया, लेकिन उसे बहुत बड़ी संख्या में वोट मिले
इसने यह साबित कर दिया था कि जर्मनी की आधी जनता उसे अपना नेता मानने को तैयार थी। अब जर्मनी की सरकार में उथल पुथल मच गई। राजनीतिक दल एक दूसरे से लड़ रहे थे और सरकार और कमजोर हो रही थी। इसी बीच नाजी पार्टी ने खतरनाक योजना बनाई, सत्ता पक्ष से दोस्ती का प्रस्ताव, और उसमें फंसकर राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा कि अगर हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया जाए तो वह काबू में रहेगा। 30 जनवरी 1933 को हिटलर ने जर्मनी के चांसलर की आधिकारिक रूप से शपथ ली। अब वह सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उसे पूर्ण शक्ति चाहिए थी, या आसान भाषा में कहे तो तानाशाही। 27 फरवरी 1933 रात का समय जर्मनी की संसद में भयंकर आग लग गई। पूरा देश स्तब्ध रह गया। किसी को नहीं पता था यह आग कैसे लगी और किसने लगाई, लेकिन हिटलर पहले से मानो तैयार बैठा था। उसने कहा यह आग कम्युनिस्टों ने लगाई है, वे जर्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं। इस वाक्य से देश का माहौल और बिगड़ गया। लोगों को लगने लगा एक नया युद्ध शुरू होने वाला है। इस डर का फायदा उठाकर हिटलर ने देश में इमरजेंसी लगा दी। नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, विरोधी पार्टियों पर प्रतिबंध कर दिया गया। नाजी पुलिस, एसएस और गेस्टापो को असीमित शक्तियां दे दी गई, मानो जर्मनी का लोकतंत्र खत्म हो चुका था। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो जाती है। हिटलर ने बिना किसी देरी के तुरंत ये अनाउंसमेंट कर दी कि अब मैं चांसलर के साथ साथ देश का राष्ट्रपति भी हूँ। उसने खुद को फ्यूहरर यानी सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। जर्मनी की सेना, पुलिस और पूरा प्रशासन अब हिटलर के हाथों में था। अब जर्मनी का हर नागरिक भगवान को छोड़ हिटलर की कसमें खाता था। अब हिटलर पूरी तरीके से तानाशाह बन चुका था। नाजी सरकार ने अखबारों, रेडियो, फिल्मों और स्कूलों तक पर नियंत्रण कर लिया था। जो भी हिटलर के खिलाफ बोलता उसे देशद्रोही कहकर खत्म कर दिया जाता। बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाने लगा हिटलर ही जर्मनी का नया हीरो है। हर पोस्टर, हर किताब, हर न्यूज में बस एक ही नाम गूंज रहा था, हिटलर। नवंबर 9, 1938 को हिटलर ने अपनी सेना से यहूदियों पर पहला बड़ा हमला करने को कहा, जिसे नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा गया है। यहूदियों की दुकानों, घरों और सिनेगॉग, यहूदी पूजा स्थल तक को आग लगा दी गई। सैकड़ों यहूदियों को सड़क पर पीट पीट कर मार दिया गया। उनके घरों की खिड़कियां और दरवाजों को भी तोड़ा गया। हजारों यहूदियों को जबरदस्ती कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। अब हिटलर का असली एजेंडा शुरू हो चुका था। अब तक हिटलर को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर हमला कर दिया। पोलैंड के आसमानों में मानो बम की बारिश हो रही थी। पोलैंड की छोटी सी सेना कुछ ही दिन में खत्म हो गई, लेकिन इस युद्ध में हिटलर ने पूरी दुनिया को घसीट लिया। यहाँ से दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर अब सिर्फ एक तानाशाह नहीं था, वह दुनिया का सबसे खतरनाक मौत का खिलाड़ी भी बन चुका था। हिटलर ने यूरोप से एक नई युद्ध नीति के साथ युद्ध छेड़ा, ब्लिट्जक्राइग यानी बिजली से तेज हमला। पहले वायु से हमला, फिर टैंकों से बमबारी और अंत में सैनिकों का कब्जा। सितंबर 1939 पोलैंड केवल 17 दिनों में ढेर हो गया। अप्रैल 1914 डेनमार्क और नॉर्वे भी ढेर हो गए। मई 1940 बेल्जियम, नेदरलैंड, लग्जमबर्ग हिटलर के कदमों में पड़े थे। जून 1940 को फ्रांस ने भी घुटने टेक दिए। अब पूरा यूरोप कांप रहा था। अब सिर्फ इंग्लैंड और रशिया ही हिटलर के रास्ते में खड़े थे। लेकिन हिटलर की सबसे बड़ी हार यहीं से शुरू होने वाली थी। हिटलर ने अपना अगला निशाना ब्रिटेन को बनाया, लेकिन यहाँ उसका सामना एक ऐसे आदमी से हुआ जो मर जाना तो पसंद करता था, लेकिन हारना नहीं। जी हाँ, ये विंस्टन चर्चिल थे। जुलाई 1914 हिटलर ने लंदन पर हजारों बम गिराए। सोचा ब्रिटेन घुटने टेक देगा, लेकिन ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स ने जर्मनी को धूल चटा दी और हिटलर पहली बार युद्ध हार चुका था। इस हार से गुस्से में उसने अपने जीवन की एक और बड़ी भूल, या यूं कहे तो आखिरी भूल कर दी, रशिया पर हमला। 22 जून 1941 हिटलर ने ऑपरेशन बारबोसा के तहत रूस पर हमला कर दिया। उसने सोचा रूस कमज़ोर है, हम 2 महीनों में जीत जाएंगे। लेकिन हिटलर इस बात को भूल गया था कि रशिया की असली ताकत वहाँ पर पड़ रही ठंड थी। दिसंबर 1941 -30 डिग्री की ठंड
हजारों जर्मन सैनिक भूख और ठंड से साइबेरिया के मैदान में मर गए। सोवियत सेना ने जवाबी हमले में हिटलर की सेना को पीछे ढकेल दिया। अब नाजी सेना के हौसले पस्त होने लगे थे, लेकिन बुरा समय सिर्फ यहीं नहीं रुका। 7 दिसंबर 1941 युद्ध का दूसरा तरफ। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। अमेरिका गुस्से में आ गया। अमेरिका ने जर्मनी, जापान और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। अब हिटलर का सामना दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से था। अब यह हिटलर वर्सेस वर्ल्ड हो चुका था, लेकिन हिटलर ने अपने पागलपन के आगे एक न देखी और युद्ध में उतर गया। रशिया ने हिटलर को उसके जीवन की सबसे बड़ी हार दी। स्टालिनग्राद तबाह हो चुका था। 3 लाख से ज्यादा सैनिक सरेंडर कर चुके थे। हिटलर समझ गया था कि अब वह युद्ध जीत नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हिटलर के सबसे बड़े दोस्त इटली के मुसोलिनी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इटली ने हिटलर का साथ छोड़ दिया। अब हिटलर अकेला और उसके चारों ओर सिर्फ दुश्मन थे। इतिहास का सबसे बड़ा हमला 6 जून 1944। अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस के सैनिकों ने हिटलर की सेना पर अटैक कर दिया और हिटलर की सेना के पास सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता न था। हिटलर पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। मार्च 1945 दुश्मन देशों की सेना जर्मनी में घुस गई। अप्रैल 1945 रूसी सेना अब बर्लिन में भी घुस चुकी थी और अब हिटलर के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, सरेंडर या सुसाइड। हिटलर ने दूसरा रास्ता चुना। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने अपनी पुरानी प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी कर ली। शादी के कुछ ही घंटों बाद ईवा ब्राउन ने साइनाइड का कैप्सूल खा लिया और हिटलर ने खुद को गोली मार ली। 7 मई 1945 को जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। 6 साल में 7 करोड़ लोग मारे गए और अंत हुआ एक तानाशाह का। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जो तलवार उठाता है वह तलवार से ही मारा जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को जरूर भेजें। आज के एपिसोड में इतना ही। अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। नमस्कार।